हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू कर्तव्य आईएएस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। जैसे कि हम सभी डेली पीआईबी और द हिंदू पर इम्पोर्टेंट आर्टिकल पर चर्चा करते हैं। देखते हैं आज के है 22 जुलाई, कौन कौन से आज के इम्पोर्टेंट आर्टिकल हैं। ठीक है, आपके सब्जेक्ट्स रहेंगे एनवायरनमेंट, इकोनॉमी, एग्रीकल्चर और आईआर को लेके कुछ इम्पोर्टेंट्स रिपोर्ट्स हैं आपकी। फर्स्ट आर्टिकल आपका आज चर्चाओं में है व्हाइट बेलीड हेरॉन। ये आज आपका चर्चाओं में है और ये चर्चाओं में क्यों आया है, इस पे विवादों में क्यों है, तो इस पे आज हम चर्चा करेंगे। वर्ल्ड व्हाइट बेलीड हेरॉन ये एक प्रकार का पक्षी होता है, ठीक है, जो नदी के किनारे रहता है। तेज बहाव वाली जो नदियाँ होती हैं उनके किनारे रहता है और जो मछलियाँ होती हैं ये उनका आहार होती हैं। सबसे ज़्यादा ये नॉर्थ ईस्ट में पाया जाता है, ठीक है। तेज बहाव वाली नदियों के किनारे स्थित परिपक्व जंगल में मुख्य रूप से भारत के नॉर्थ ईस्ट में पाया जाता है। इसकी आबादी सबसे ज़्यादा लोहित नदी पे है, 70 से 80% लोहित नदी पे पाई जाती है। लोहित नदी, नोआ, दिहिंग नदी और नाम नदी, ठीक है, ये लोहित नदी की सहायक नदियां हैं, ठीक है। 70 to 80% इसकी जो प्रजाति है वो वहीं पे पाई जाती है। आबादी दुनिया के सबसे दुर्लभ पक्षियों में से एक है ये, और भारत में इसकी संख्या जो है वो बहुत कम रह गई है, 7 से 8, ओनली 7 से 8 भारत में अभी जो है इसकी आबादी मात्र बची है, ठीक है। और इसके शिकार की जो है एक विशेष रणनीति होती है। शिकार की विशेष रणनीति क्या होती है, ये तेज बहाव वाले पानी पे स्ट्रेट खड़ा रहेगा और जैसे ही कोई मछली आती है ये तुरंत अटैक कर देते हैं। ये इनकी एक स्ट्रेटेजी होती है, ठीक है। उथले पानी में लंबे समय तक स्थिर रहकर मछली के पास आने का इंतज़ार करना और तेज़ी से उस पर प्रहार कर देते हैं। और इसकी बनावटी देख लेते हैं हम। स्ट्रक्चर इसका लगभग ऊंचाई इसकी 4 फीट होती है। पहचान जो है इसका पेट का जो निचले हिस्सा होता है ये इसका वाइट होता है। आहार केवल इसका मछलियां ही हैं, ठीक है। ये चर्चाओं में क्यों आया, इस पे बात करते हैं। लोहित नदी पे जो है अभी गवर्नमेंट ने एक प्रोजेक्ट पास किया था, तो उसकी वजह से ये चर्चाओं में है। परियोजना और विवाद देख लेते हैं। लोहित नदी जल विद्युत परियोजना प्रोजेक्ट मिला था इसको वन सलाहकार समिति ने द्वारा लोहित नदी पर 1200 मेगावाट जल विद्युत परियोजना को सैद्धांतिक मंजूरी दी है। प्रभाव क्या है, नदी के आसपास लगभग 33,000 पेड़ काटे जाएंगे, ठीक है। ये इसका एक बैड इम्पैक्ट है। 33,000 पेड़ पौधे जो हैं वो काट दिए जाएंगे। विवाद का कारण ही है पर्यावरण प्रभाव आकलन। एआई की रिपोर्ट में व्हाइट बेलीड हेरॉन जो है का कोई जिक्र नहीं किया गया है, जबकि यह प्रजाति इस इकोसिस्टम में सबसे ज़्यादा निर्भर करती है, ठीक है। इकोसिस्टम में व्हाइट बेलीड हेरॉन हमारी हेल्प करता है और इसका कोई भी उसमें चर्चा नहीं है। 33,000 पेड़ पौधे काटे जाएंगे तो इसकी प्रजाति जो है विलुप्त होने का खतरा है, ठीक है। बांध बनाने से नदी के प्रवाह और टर्वेट गदलेपन पे प्रभाव होगा। इससे पक्षी के स्थानीय पक्षी जो हैं, जो वहाँ पे स्थानीय पक्षी हैं वो विलुप्त हो जाएंगे, उनके विलुप्त होने का पूरा खतरा है। कानूनी संरक्षण देख लेते हैं। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम प्रोटेक्शन कौन से इसमें है, एक्ट 1972 में। शेड्यूल में कौन से आते हैं, शेड्यूल 1 में व्हाइट बेलीड हेरॉन पक्षी को रखा गया है, ठीक है, उसके संरक्षण के लिए। पेनकॉन ताथी की सुरक्षा की बंदी में शामिल है और उच्चतम स्तर की सुरक्षा प्राप्त शिकार पूर्णतः इनका प्रतिबंधित है, इनका शिकार नहीं किया जा सकता है। इकोनॉमी में देखते हैं कोर इंडस्ट्री सूचकांक। आईसीआई में 4 प्रमुख बदलाव किए गए हैं। कोर इंडस्ट्रीज जो हैं आपकी, ठीक है, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन आईआईपी में लगभग 40% की बढ़ोतरी देखी गई है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपके याद रखने का है। इसमें देखते हैं पैरामीटर 2011-12 में अब तक 2022-23 इसका
पैरामीटर कर दिया गया है। पहले 8 उद्योग थे, अभी 9 हो गए हैं, ठीक है। 9 में कौन सा नया जोड़ा गया है वो आपको याद रखना है, आयरन ओरा, ठीक है। आयरन ओर इसको इसमें ऐड किया गया है, लोहे इसको इसके व्यापक औद्योगिक उपयोग के कारण, क्योंकि आयरन जो है वो बहुत ज़्यादा औद्योगिक में इंडस्ट्री में यूज़ हो रहा है। तो एक 9th उद्योग जो ऐड किया गया है वो आयरन ओर है, ठीक है। नेक्स्ट है आईसीआई के 9 उद्योग। वेटेज का देख लेते हैं हम, वेटेज का नया क्रम क्या है। फर्स्ट पे वेटेज है इलेक्ट्रिसिटी में सबसे ज़्यादा वेटेज दिया गया है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी की मांग बहुत ज़्यादा अभी बढ़ी है, ठीक है। सेकंड आपका रिफाइनरी उत्पाद को दिया गया है, और थर्ड आपका स्टील को दिया गया है, ठीक है। कोयला और कच्चा तेल, इसके बाद आयरन और सबसे नया है सीमेंट, प्राकृतिक गैस और फर्टिलाइजेशन 2.7% सबसे कम है। तो आपको भी याद रखने वाला पॉइंट क्या है, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी का वेटेज है कोल इंडस्ट्रीज में, और सबसे कम फर्टिलाइजर 2.7, ठीक है। नीचे से 3 वाले आप याद कर लेना, और ऊपर के थर्ड, इन्हीं में से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सबसे कम और सबसे ज़्यादा। नेक्स्ट है आपका 11वीं कृषि जनगणना, 11th एग्रीकल्चर सेंसस का समापन हुआ है। ओनली अभी इसका एक उन्होंने डेटा कलेक्ट किया है, अभी इसको जारी नहीं किया गया है। इट मीन्स उन्होंने कृषि जनगणना एग्रीकल्चर सेंसस का डेटा कलेक्शन कर लिया है, तो उसके अकॉर्डिंग उन्होंने अपना रिपोर्ट दिया है। इसमें क्या है, ये हर 5 वर्ष में आयोजित किया जाता है, ठीक है। उद्देश्य इसका क्या है, परिचालन ऑपरेशनल होल्डिंग्स जो है उनकी सांख्यिकी जानकारी, नीति और निर्माण संसाधन आवंटन के लिए डेटा कलेक्शन करके और एनालिसिस करके तब वो इसको पारित करेंगे, ठीक है। 3 फेज में इसकी जो है प्रक्रिया पूरी हुई है। फर्स्ट फेज में उन्होंने कवरेज लिया है 100% सभी किसानों के गांव से जो डेटा लिया है, किसके पास कितनी जमीन है और कितना हो रहा है, ठीक है। सेकंड फेज में क्रॉपिंग और सिंचाई, केवरेज 20% सैंपल गांव का ओनली आया है। फसल उगाने, क्रॉपिंग कौन कौन सी फसल उगाते हैं और कैसे वो उसकी सिंचाई वगैरह करते हैं, ठीक है। और थर्ड फेज है आपका 7% ओनली इसका डेटा मिला है। इट मीन्स बीज, उर्वरक, यूरिया क्या क्या वो यूज़ करते हैं। तो सबसे कम थर्ड फेज में ओनली 7% डेटा मिला है, और 100% कवरेज सभी किसानों की कितनी ज़मीन है, कहाँ कहाँ पे उसका डिटेल है। ऊर्जा परिवर्तन देख लेते हैं। यूएन क्लाइमेट चेंज रिपोर्ट आई है, अभी यूएन क्लाइमेट चेंज ने रिपोर्ट जारी की है एनर्जी ट्रांजिशन को लेके, ठीक है। एनर्जी ट्रांजिशन क्या होती है, किसी भी अनरिन्यूएबल एनर्जी को रिन्यूएबल एनर्जी में कन्वर्ट करना, ठीक है, ट्रांजिशन करना। इसकी तकनीक और वित्तीय चुनौतियों का समाधान डीकार्बोनाइजेशन और इलेक्ट्रिफिकेशन में है। कोयला, उर्वरक, स्टील जैसे अत्यधिक उत्सर्जन वाली इंडस्ट्री पर नियंत्रण करना। इट मीन्स डीकार्बोनाइजेशन करना पड़ेगा। जो फैक्ट्रियाँ ज़्यादा कार्बन का उत्सर्जन करती हैं उन्हें हमें उन पर कंट्रोल करना पड़ेगा, ठीक है। प्रॉब्लम क्या है, सौर और पवन ऊर्जा इंटरमिटेंट प्रकृति की है, अर्थात हमेशा उपलब्ध नहीं होती है। हमारी विंड एनर्जी जो है, विंड एनर्जी तभी मिलेगी हमें जब पवनें बहुत ज़्यादा अच्छी चलेंगी, और सौर ऊर्जा भी तभी मिलेगी जब धूप रहेगी। रात में तो नहीं होती है, रात में सब लोग एसी चल जाता है, बहुत ज़्यादा लाइट का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, तो उस टाइम पे तो सोलर सेल हमारा ये काम नहीं करेंगे, उस टाइम पे सन नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट है रात के समय में ऊर्जा की मांग सबसे अधिक होती है, और जब सौर ऊर्जा उपलब्ध होती नहीं है उस टाइम पे ग्रिड की स्थिरता और निरंतरता आपूर्ति के लिए भारत कोयले पर अत्यधिक निर्भर है। भारत जो है अभी ग्रिड की पूरी आपूर्ति के लिए पूरी तरह से कोयले पर डिपेंड है, ठीक है। इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, कोयले पर निर्भरता कम करने के लिए एनर्जी स्टोरेज और इलेक्ट्रिक ग्रिड की स्थिरता पर ध्यान केंद्रित करना अनिवार्य है। इट मीन्स हमें एनर्जी स्टोरेज के सॉल्यूशन ढूंढने होंगे। एनर्जी स्टोरेज हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। ये कुछ आपके पॉइंट्स हैं, कुछ रिपोर्ट्स आई हैं।
सिक्किम से तीस्ता स्टेट वर्सेस दुर्घटना में स्थान था नामची जिला था सिक्किम का। वहां पे एक परियोजना चल रही थी तीस्ता नदी पर निर्माणाधीन NHPC हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का एक प्रोजेक्ट चल रहा था। यहाँ पे एक दुर्घटना हो गई है सुरंग में। संदगी मीथेन गैस लीक होने की वजह से 20 श्रमिकों की मृत्यु हो गई है। ठीक है, 20 लेबर्स की मौत हुई है, जिसमें 5 अभी और फंसे हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा बोर्ड का भी आया है, इसमें MORTH मोड की रिपोर्ट 224 में सड़क दुर्घटनाओं में 175 मौतें दर्ज की गई हैं। इसका गठन कब हुआ था? 29 जून 2026 तथ्य के अनुसार मोटर वाहन अधिनियम की धारा 21(5)(a) के तहत। और इसकी संरचना क्या है? केंद्र और राज्य सरकारों के अधिकारी तथा विशेषज्ञ इसमें शामिल होते हैं। ठीक है, और ये सलाहकारी प्रकृति का है, जो सड़क पर को मजबूत करने के लिए केंद्र और राज्य को सलाह देगा सड़क दुर्घटनाओं से बचने के लिए, सड़क दुर्घटनाएं कम करने के लिए। ठीक है, कुछ प्रमुख रिपोर्ट्स और आंकड़े हैं, ये देख लेते हैं। शिक्षाविद पर है। एशिया रिपोर्ट का एक अभी रिपोर्ट्स आई है, पहली बार गिरावट हुई है 2011 में। रिपोर्ट शुरू होने के बाद से देश भर में अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के नामांकन एनरोलमेंट में गिरावट दर्ज की गई है। ठीक है, शिक्षा मंत्रालय में 23 और 24 का डेटा जारी किया गया है। ठीक है, सेकंड है फाइनेंशियल फ्रॉड। इस टाइम पे जो है फाइनेंशियल फ्रॉड और साइबर फ्रॉड सबसे ज़्यादा होते हैं। ठीक है, फाइनेंशियल फ्रॉड का आया है 1.42 लाख करोड़ का आपका फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ है। ठीक है, पिछले 5 वर्षों में बैंकों और NBFCs गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों में कुल वित्तीय फ्रॉड दर्ज किया गया है। ये आपका डेटा है, ये आपका डेटा आप मेंस में क्वेश्चन आता है फाइनेंशियल फ्रॉड के ऊपर या साइबर के ऊपर, तो आप उसमें मेंस में डेटा को यूज कर सकते हैं। भू राजनीतिक देख लेते हैं थोड़ा। अनिश्चितता और भारत के FTA पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? अंतर्राष्ट्रीय युद्धों और अनिश्चितताओं के कारण भारत के 3 प्रमुख मुक्त व्यापार समझौते फ्री ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बातचीत में बाधा आ रही है। एक क्या है? यूरेशियन इकोनॉमी यूनियन, रूस के नेतृत्व वाला समूह। सेकंड इजराइल में, और गल्फ कोऑपरेशन काउंसिलिंग में खाड़ी के देशों का समूह जो है। आर्थिक इम्पैक्ट क्या हो रहा है? इन तीनों समूह और देशों के साथ भारत का संयुक्त व्यापार लगभग $243 बिलियन है। यह भारत के कुल व्यापार का लगभग 20% हिस्सा है, जिससे इसे देने का रणनीतिक और आर्थिक प्रभाव अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन है आपका मेंस के लिए। WTO का मत्स्य पालन सब्सिडी समझौता व्यापार नियमों और पर्यावरणीय स्थिरता के बीच समन्वय 250 शब्द है, 15 मार्क्स है। इसमें इसका स्ट्रक्चर आपको बताया गया है। फर्स्टली आपको इंट्रो देना है, पर्यावरण और व्यापार के बीच बैलेंस करके समझौते की भूमिका बतानी है। सेकंड, इसमें प्रमुख प्रावधान बताने हैं आपको, समझौते की मुख्य विशेषताएं आप उसमें लिखेंगे। थर्ड है संभावित प्रभाव, इसके इम्पैक्ट क्या हो रहे हैं, समुद्री संसाधनों के संरक्षण पर प्रभाव, छोटे पारंपरिक मछुआरों की आजीविका पर जो प्रभाव पड़ रहा है, भारत की ब्लू इकोनॉमी पर प्रभाव, ये सब लिख देंगे आप। फिर चैलेंजेस आ जाते हैं समझौतों को लागू करने में, भारत विकासशील जो देश है के समक्ष चुनौतियां जो भी हैं। ठीक है, ना पूछने पे भी लिखना थोड़ा आवश्यक हो जाता है। नेक्स्ट, इसका आप एक कंक्लूजन लिख देंगे, एक संतुलित और भविष्योन्मुखी दृष्टिकोण। एक ये आपका प्रारंभिक परीक्षा का आपका क्वेश्चन है, आप इसको सॉल्व करना। भारत में कृषि जनगणना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फर्स्ट में है एग्रीकल्चर होल्डिंग और एरिया का डेटा 100% आधार पर एक तथ्य है। सेकंड है आपका फेज 2 में प्रत्येक तहसील के 20% सैंपल गांव में क्रॉपिंग पैटर्न और सिंचाई की जानकारी ली जाती है। थर्ड है फेज 3 में प्रत्येक तहसील के सभी गांव से एग्रीकल्चर इनपुट यूज की जानकारी ली जाती है। ठीक है, इसमें आपको एक बताना है कौन सा सत्य है। थर्ड आपका रॉन्ग है। ठीक है, क्योंकि फेज 3 में सभी गांवों को नहीं बल्कि केवल 7% गांव को केवल इसका सैंपल लिया गया है। ठीक है, आज के लिए इतना